अभी तक हमने फैक्टराइजेशन के काफ़ी सारे तरीके देख चुके हैं। कभी ग्रुपिंग मेथड हो गया, कभी डिफरेंस और स्क्वायर वाली चीज़ हो गई, कभी कॉमन फैक्टर निकालना हो गया, बहुत सारी चीज़ें। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया हो, तो कैसे हम उसको फैक्टराइज करने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 6x² प्लस 3x, और इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, पहले तो अपन को ये देखना चाहिए कि क्या जितने भी टर्म्स है उसमें कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, जो कि मैं बाहर खींच लूँ, बाहर निकाल लूँ। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं यहाँ पे, तो दोनों में तो मुझे x दिख रहा है। तो एक सबसे पहली बात तो मेरी ये हो गई कि मैं एक x को तो बाहर निकाल ही सकता हूँ। साथ ही साथ जो इनका कोफिशिएंट है, ये है 6, ये है 3, तो दोनों 3 के मल्टीपल्स है। तो मैं यहाँ पे एक 3 भी बाहर निकाल लूंगा, यानी कि 3x मैं आराम से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि 3x पहले टर्म का भी फैक्टर है और 3x दूसरे टर्म का भी फैक्टर है। तो 3x एक बार हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3x निकल चुका है, तो 3 टाइम्स 2 होता है 6, और x टाइम्स x होता है x², तो x यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस 3x यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसके आगे तो मुझे और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है जो कि मैं बाहर निकाल सकूं या फिर और ज़्यादा इसको फैक्टराइज कर सकूं। तो ये जो हमको यहाँ पे मिला 3x टाइम्स 2x प्लस 1, 6x² प्लस 3x का फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगा। खैर, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसकी जगह हमारे पास कुछ दिया होता, कुछ 4x² माइनस 4x माइनस 48, और इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो पहला चीज तो वही कि हम देखेंगे कि क्या तीनों टर्म में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है जो कि मैं बाहर कर सकता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, और 48 4 का मल्टीपल है। तो 4 तो तीनों का फैक्टर हो गया, तो मैं 4 को बाहर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 4 को बाहर करूंगा, अंदर क्या बचेगा, चलिए देखते हैं। 4 टाइम्स x² था, तो 4 तो बाहर गया, अंदर आ जाएगा x², माइनस ये 4 भी बाहर, तो अंदर x आ जाएगा, माइनस यहाँ है 48। तो अगर मैं 48 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, 8 आ गया नीचे, और 4 2 ज़ा 8, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 4 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास 48 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12, क्योंकि 4 टाइम्स -12 -48 हो जाएगा। तो चलिए एक 4 जो इस तीनों टर्म का कॉमन फैक्टर था वो तो हमने बाहर कर लिया। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है x² माइनस x माइनस 12। तो बस अब हम यहाँ पे अपना पहले वाला फंडा अपनाते हैं, ग्रुपिंग वाला। हमें दो नंबर्स यहाँ पे ढूंढने हैं, a और b, इस तरीके से कि उनका जो प्रोडक्ट है वो -12 और x² का कोफिशिएंट जो कि एक्चुअली 1 है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि -12 के बराबर हो। अगर यहाँ पे कुछ और कोफिशिएंट होता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ 2 हो जाता, तो मैं बोलता कि जो a और b का प्रोडक्ट है वो -12 टाइम्स 2 यानी कि -24 होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो उसका ज़्यादा झमेला है नहीं, मैं सीधे बोल दूंगा कि वो -12 टाइम्स 1 यानी कि -12 के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर होनी चाहिए, जो ये x का कोफिशिएंट है। अब ऐसे दोनों नंबर्स हमको यहाँ पे ढूंढने हैं। पहले इक्वेशन को देख के एक चीज साफ साफ पता ये चलती है कि a और b में से कोई एक चीज जरूर नेगेटिव होगा, तभी जाके इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ है। तो 12 के फैक्टर्स की बात करें तो 12 होता है 1 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 4। हाँ ठीक है। अब इनमें से मैं कौन सा पेयर ले लूं, ध्यान रहे कि इनमें से कोई एक को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 और 12 की बात करूं, तो अगर मैं -1 और +12 ले लूं, उनको ऐड करूं, तो -1 तो कभी नहीं आएगा। उसी तरीके से मान लीजिए मैं अगर -2 और 6 करूं, उनको ऐड करूं, तो भी मैं -1 तक नहीं पहुंच सकता। 3 और 4 की बात करूं, तो हाँ ये दोनों ज़्यादा पास है थोड़े, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे -1 ज़रूर मिलेगा। हाँ ये बात सही है। अगर मैं a की जगह ले लूँ 3 और b की जगह मैं ले लूँ -4, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो 3 प्लस -4 यानी कि 3 माइनस 4, जिसकी वैल्यू -1 आ जाएगी।
तो हमारा a का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया -4। तो अब हम इस बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया। अब इसमें से हम पहले दो टर्म में से x को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बच जाएगा एक x ये वाला और प्लस 3। यहाँ पे 4 मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है और साथ में दोनों नेगेटिव है, तो चलिए -4 को हम बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, तो x यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि -4 तो बाहर आ गया है, प्लस 3 क्योंकि -4 टाइम्स +3 -12 हो जाता है। अब इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, तो उसको हम बाहर खींच लेते हैं। तो 4 यहाँ पे आ गया, x प्लस 3 हमने बाहर खींच लिया, अंदर क्या बच जाएगा, ये x माइनस 4 जो कि इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगा, 4 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 4। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि ठीक है इसको तो हमने ऐसे फैक्टराइज कर दिया, लेकिन यहाँ हमने ये क्यों नहीं सोचा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, तो चलिए एक बार उस परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का होगा, क्योंकि अगर इस टाइप का हुआ तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर या तो वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का हुआ तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ मैजिक है या फिर कुछ जादू है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस अब हम ढूंढते हैं, इधर से इधर जाना बहुत आसान होता है कि ठीक है a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके इधर पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा दिमाग तब लगता है जब हमको इस पैटर्न को देखना पड़ता है और उधर से इधर आने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिला हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, पहला टर्म है मेरा x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो a की जगह आ गया, a का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन जो यहाँ पे ये दूसरा टर्म है बी स्क्वायर, वो पॉजिटिव बी स्क्वायर है, चाहे आप इस केस की बात करें या फिर इस केस की बात करें, दोनों में इस मिडिल टर्म का साइन बदल रहा है, लेकिन बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे तो इसका साइन नेगेटिव है, तब तो यहाँ पे गड़बड़ है। और वैसे भी 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये फंडा हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ऐसे करना पड़ा। और जब हमने किया तो हमने देखा भी कि यहाँ पे हमें दो डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे और करते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास वो कुछ अगर मेरे पास ऐसा हो जाए 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 75, और इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो पहले तो वही चीज मैं देखूंगा कि क्या कुछ कॉमन फैक्टर है तीनों टर्म में। तो यहाँ 3 है, यहाँ 30 है जो कि 3 का मल्टीपल है, और यहाँ 75 है जो कि 3 का मल्टीपल है। तो मैं 3 तो बाहर निकाल सकता हूँ, तो 3 मैं बाहर निकाल लूंगा, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 10 होता है 30, तो 10x प्लस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 75 मिले, तो 25, हाँ 25 3 ज़ा 75 होता है यार, हाँ हाँ ये सही है। तो 3 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 75 मिल जाएगा, तो ये हमारा अंदर में बच गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर नहीं होगा तब तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम दो नंबर्स ढूंढेंगे a और b और फिर ग्रुपिंग वाला अपना तरीका अपना लेंगे। लेकिन वो करने से पहले अगर हम इसको देख लें कि अगर ये एक होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन की हम बात करें तो ये है मेरा x का होल स्क्वायर, ये है 25 जो कि 5 का होल स्क्वायर होता है। अब अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो बीच वाला जो इसका मिडिल टर्म है वो 2ab के फॉर्म का होगा, जहाँ पे a है x और b है 5, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x टाइम्स 5, यानी कि 2 टाइम्स 5 10x के बराबर ये हो जाएगा, जो कि है भी एक्चुअली, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसे मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये 3 तो यहाँ पे ज्यो का त्यों आ जाएगा, यानी कि इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 5 का होल स्क्वायर। वहीं एक छोटा सा अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हो जाता
3x² माइनस 30x प्लस 75, तब हम क्या करते? तो कोई बात नहीं, पहले तो हम 3 को कॉमन ही निकाल लेते हैं, वो तो हम कर ही लेंगे क्योंकि 3 तीनों का फैक्टर है। अंदर बच जाता हमारे पास x² प्लस 10x की जगह माइनस 10x आ जाता और प्लस 75। अब क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो चलिए देखते हैं। ये है मेरा x उसका स्क्वायर, और सॉरी ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये 25 हो जाएगा। जब हम 3 निकालेंगे तो अंदर 25 ही ना बचेगा, क्योंकि 3 टाइम्स 25 75 होता है। तो ये 25 है मेरा 5 का स्क्वायर। लेकिन बीच वाला टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि बीच वाला टर्म 2a भी होता है। अगर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना है तो बीच वाला टर्म को 2a भी होना पड़ेगा, और चूंकि ये नेगेटिव है यानी कि a और b में से कोई एक टर्म नेगेटिव होंगे, यानी कि 2 टाइम्स, अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा 2 टाइम्स x टाइम्स -5, तभी मुझे -10x मिलेगा। लेकिन यहाँ तो 5 का स्क्वायर 25 है, तो इसी में अगर मैं यहाँ पे -5 का स्क्वायर भी ले लूं तो वो भी तो मुझे 25 ही देगा, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो a की वैल्यू मेरी x हो गई और b की वैल्यू मेरी -5 हो जाएगी। यानी अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूं तो a तो मेरा हो गया x, b हो जाएगा मेरा -5, और इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस ऑफ माइनस होता है -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी को लोग दूसरे तरीके से ऐसे बोल देते हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है, तब हम लोग a माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला, कि a को हम ले लेंगे x का स्क्वायर, b को हम ले लेंगे 5 का स्क्वायर, और बीच में चूंकि ये नेगेटिव है तो ये a माइनस भी अपने आप आ जाएगा। और वो माइनस क्यों आया, उसके पीछे लॉजिक ये है। आप इसको सीधा सीधी ये भी बोल सकते थे कि यहाँ पे चूंकि नेगेटिव है, ये x का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये बीच वाला टर्म नेगेटिव है, तो मैं इसको सीधे सीधे x माइनस 5 का होल स्क्वायर बोल दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो हमने यहाँ पे ऐसे समझ लिया।